ये PFAC 2022 के रिजल्ट्स आए, पब्लिश्ड हुए। उसमें से 204 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए अभी, और 204 का रिजल्ट आया। 29 रिजल्ट जो है अभी रिजर्व लिस्ट में 29 का और आएगा। मे भी हो सकता है बीच में किसी का कैंसिल हो जाए तो उसमें से एक्स्ट्रा भी आ सकता है, लेकिन ऐसे आपका 29 रिजर्व लिस्ट में है। कुछ कैंडिडेट्स ऑलरेडी जिनको मैंने गाइड किया उसमें से एटलीस्ट मैं 3 कैंडिडेट्स को जान रहा हूं जिनके जनरल कैंडिडेट में है 344 मार्क्स है, तो उनके रिजर्व लिस्ट में आ जाएंगे। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, दोज हु आर सिलेक्टेड, उनके कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स थे। तो आई एम clearing these things, some aspects, obviously everything I cannot clear because whatever questions, query, doubts was there, that I am telling here. So first and foremost thing, there are 42 candidates whose roll number is in provisional list. Provisional means you are missing certain criteria. One, for example, if you are fulfilling, then you will be eligible. You are, since you at mark basis you are selected, but maybe some of your documents are not in order. Let's take example. Some candidates apply for OBC. Now, their selection, for example, is in also in general list. Then, even if the person is not able to satisfy the criteria of OBC, the person is selected in general candidate, provided the age is less than 25 years at the time of filling the form as per criteria. But if you crossed age of 25, even if you are first ranker, you will be treated as OBC candidate. Same situation OBC, sorry, same situation SC, ST. In EWS, there is no difference in age criteria. So जो भी कैंडिडेट प्रोविजनल है, प्रोविजनल का मतलब ये है कि जो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो आप सेटिस्फाई कर लोगे। अब किसी का सपोज करो कि नेम में कुछ प्रॉब्लम है, सपोज किसी के जैसे महाराष्ट्र के कुछ कैंडिडेट लास्ट टाइम भी थे, उनके फादर्स नेम में जो सर्टिफिकेट है उसमें डिफरेंस था, और जो उन्होंने फॉर्म भरा और डिफरेंट सर्टिफिकेट में लिटिल डिफरेंस था। तो उन कैंडिडेट्स को बोला गया था कि आप अपना जो एक है एफिडेविट बनवा करके दे दो। सेम इस बार भी हुआ। अब कुछ कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी सर्टिफिकेट अपना या जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स था उसको उन्होंने सबमिट कर दिया, दे सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स, स्टिल देयर रोल नंबर इज इन प्रोविजनल लिस्ट। So you can either communicate to UPSC, or UPSC will communicate you sooner or later. Already इंटरव्यू के पहले देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स को का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कैंसिल कर दिया गया। जैसे कुछ कैंडिडेट्स, एवरी टाइम क्या होता है कि आप जनरल कैंडिडेट हो या मतलब ओपन कैटेगरी में हो और आप एक सर्विसमैन में अप्लाई करते हो तो आपका रिटर्न तो हो गया, लेकिन जब आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है, अब एक्चुअल में जब आप फॉर्म इनिशियली भरने लगते हो, इनिशियल फॉर्म आपके सपोज 3 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं, तो एवरी कैंडिडेट्स का चेक नहीं होता है। वंस रिटन क्वालिफाई हुए, फॉर एग्जांपल इन 2022 1473 और समथिंग जो भी कैंडिडेट्स रिटन क्वालिफाई हुए, अब उसमें से कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो फिजिकल मेडिकल में बाहर हो गए। अब सपोज करो 800 कैंडिडेट्स हैं, तो 800 कैंडिडेट्स का चेक करना आसान है ना, 3 लाख कैंडिडेट का चेक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो 800 कैंडिडेट्स का चेक किया गया, मान के चलो कि उसमें से कुछ कैंडिडेट का देखोगे कि ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया, लेकिन अब बाकी जो बचे उसमें से किसी का थोड़ा सा मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्ट जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाए, तो आपके प्रोविजनल में रखे जाते हैं। दैट्स मीन कि वंस यू देयर इज एम्बिग्यूटी, सपोज करो किसी का ग्रेजुएशन का फाइनल सर्टिफिकेट उन्होंने, फाइनल जो डिग्री है वो सबमिट नहीं किया, लेकिन आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया हुआ है कि यस आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन सो आई एम एलिजिबल, सो आपको प्रोविजन में रखा गया। वंस यू सबमिट द डॉक्यूमेंट, फाइनल डॉक्यूमेंट, सो आपका वो क्लियर हो जाता है।
किसी का सपोज करो वही कि जो एफिडेविट सबमिट करना था, अब वो एफिडेविट कुछ लोगों ने सबमिट कर दिया, लेकिन जो ब्रांच में जहां किया जाता वो आपका शायद वहां पुटअप नहीं किया गया, तो मे बी आपका वो आया हुआ। तो जिनका भी प्रोविजनल में है, तो वो आप कम्युनिकेट करो यूपीएससी कि क्या हमारा क्लियर हुआ, आपका दिए हुए नंबर पे आप वो फोन करो उनको, या जो जिनको कुछ को मेल आया था वो उस मेल पे आप ये करो, और नहीं तो आप पूछ सकते हो फोन पे कि हमारे कैंडिडेचर का क्या हुआ, और यदि उसमें से डाउट है तो आप पूछो कि हम इसके लिए अब क्या करें। और जिनके अब वन ये 42 कैंडिडेट्स का है, लेकिन जो 162 हैं उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन कैंडिडेट्स का, अब नेक्स्ट स्टेज जो कैंडिडेट्स का था कि क्या होगा, हमें अब क्या करना है, जिनका भी प्रोविजनल में नहीं है, जिनका डॉक्यूमेंट्स का या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अब एक तरह से फिलहाल कुछ नहीं करना है। फोर्थ एलोकेशन नेक्स्ट जो है वो फोर्स एलोकेशन, तो इन नॉर्मल 3 मंथ्स के आसपास में आपका फोर्स एलोकेशन होगा। आपका रिजल्ट जो है वो आया 7 अगस्त को आया। तो 7 अगस्त को आया, तो एक तरह से अक्टूबर में आपका 3 मंथ्स होता है, तो करीब करीब सॉरी, ये आपका नवंबर में 3 मंथ्स होता है। तो ये मान करके चलो कि अक्टूबर एंड या नवंबर में किसी टाइम आपका फोर्स एलोकेशन हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स हो जिनको पता है कि हमें ये फोर्स मिलने वाला है, कुछ कैंडिडेट्स हो जिनको डाउट्स है इस वजह से कि एवरी कैंडिडेट का अब हो सकता है कुछ पर्सन, मेरे पास सारे डेटा नहीं है ना, सारे कैंडिडेट्स के डीएएफ हमारे पास नहीं है। यदि सारे कैंडिडेट्स के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के डीएएफ होते तब मैं आपको निकाल करके बता देता कि यस, इस कैंडिडेट का ये प्रायोरिटी है तो इनको ये मिल जाएगा, इनको ये सीट्स के अनुसार, सीट्स अवेलेबल के अनुसार। लेकिन ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल पर ये है कि जनरल आइडिया कि हाँ इतने रैंक पे आपकी ये प्रेफरेंस है, तो वो प्रेफरेंस। अब जस्ट इमेजिन करो किसी का एसएसबी जो है, ये सपोज करो एसएसबी ये छोड़ दो, बीएसएफ मान के चलो, बीएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस है। अब उनका रैंक सपोज 105 भी है, तो वो ये करेंगे कि यस हमें बीएसएफ ही मिल जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स हैं कि फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ दिए और सेकंड चॉइस आईटीबीपी दिए हैं, तो जनरली उनका रैंक थोड़ा बाद भी है, तो उनको सीआईएसएफ मान के चलो नहीं मिल पाया, लेकिन आईटीबीपी मिल जाएगा। तो जनरली आप ये कर सकते हो, लेकिन सीआईएसएफ वाले में और एसएसबी ये जनरली ज्यादा प्रेफरेंस में कैंडिडेट्स के द्वारा दिए जाते हैं, तो इसमें से थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। हाँ, कुछ एक रैंक का आपका ये सर्टेन है। अब फॉर एग्जांपल टॉप जो 25 कैंडिडेट्स हैं उनको तो फिक्स है ना कि, या टॉप 30 कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको फिक्स है कि हमको वही मिलेगा जो हमने फर्स्ट चॉइस में दिया है। ठीक है, तो आप एक तरीके से रफ में आप गेस कर सकते हो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ ना कि मेरे पास एग्जैक्ट सारी चीजों का डेटा नहीं है ना, जो चीज का डेटा रहेगा हम उसी के आधार पे कर सकते हैं। तो आप एक रफ में आइडिया लगा सकते हो कि यस हमारे लिए हमारा ये रैंक है, तो इस आधार पे हमको मिल सकता है। अब एक चीज ध्यान रखो कि आपको जो भी अब मिलेगा उसमें आप तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हो, तो नॉर्मली 3 मंथ्स में आपके जो फोर्स एलोकेशन हो जाते हैं। अब फोर्स एलोकेशन के बाद जो है पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जो एक्चुअल में क्या है कि यूपीएससी अभी कुछ दिन में सारे जो चीजें हैं वो आपके नोडल फोर्स को भेज देती है, और वो नोडल फोर्स जो है फिर वो अपना आपके फोर्स एलोकेशन करती है। फोर्स एलोकेशन होने के बाद फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो जहां आपने जो सिक्योरिटी वाले फॉर्म भरा है वो उसमें से, ओके, फिर आपका जो जहां आप रहे हो और जहां आपका होम प्लेस है, नेटिव प्लेस है, वहां पुलिस वेरीफाई करती है कि ये कैंडिडेट जो हैं इनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी में ये इंगेज नहीं है। अब मान के चलो जस्ट एक ये आप सब लोग जानते हो कि आप जेन्युइन तरीके से आए हो, लेकिन जस्ट एक वर्स्ट केस में लो, ऐसे सिचुएशन हुए ना कि कोई पता चला कि कोई टेररिस्ट है या कोई ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स है और वो आ गया है, अब वो मोस्ट वांटेड है और वो यहाँ सेलेक्ट हो गया, तो उसका वेरिफिकेशन होगा ना। हर जगह देखोगे कि पुलिस वेरिफिकेशन होता कि आप देश की सुरक्षा के लिए हो और आप
आप ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ऐसे में दिक्कत होती है। तो वो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। फिर आपकी, अब जो मेन क्वेश्चन है कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। अब एक चीज ध्यान रखो कि हमेशा जो सीएपीएफ में है टाइम लगता है। अब 21 वाले को लिटिल कम टाइम लगेगा रिजल्ट, जैसे 21 वाले का रिजल्ट, जो 21 बैच वाले का एक्चुअल में रिजल्ट आना चाहिए था 22 में ही, लेकिन उनका रिजल्ट कब आया? 2 जून 2023 को आया। तो एक तो आप ये लोग देखा जाए आपका अगस्त में आया, तो आप मान के चलो अगस्त भी हम आइडियल रखें, ऐसे एक्चुअली जुलाई में आना चाहिए था। तो 10-11 मंथ्स तो वो ऑलरेडी लेट हैं। तो 10-11 मंथ्स वो लेट है, तो उनका जो 21 वाले बैच है, तो 21 वाले बैच का जो ये ज्वाइनिंग होगा, वो देखो हो सकता है अक्टूबर तक के आसपास। अब ये कुछ जगह जैसे बोला गया था कि जैसे सीआईएसएफ का जो अपना अकेडमी है निशा, जहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है, उन लोगों ने अपने कैलेंडर पब्लिश किया था, उसके अनुसार 28 ऑफ अगस्त ही रखा था। अब ऑब्वियसली 28 ऑफ अगस्त से नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक फोर्स एलोकेशन भी नहीं हुआ है। तो वो उसमें से ये, लेकिन ये है कि अक्टूबर के आसपास तक उनका स्टार्ट हो जाएगा, या मे बी सितंबर एंड में भी हो सकता है। चीजें जब प्रोसेस होने लगती है तो इतना ज्यादा जब गवर्नमेंट या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाह लेती हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वो डिले करते हैं, वो उनके अपने प्रॉब्लम है, प्रोसीजर है। तो इनका तो मान के चलो अक्टूबर के आसपास। अब आपका जो 22 बैच है, उस 22 बैच का जो ज्वाइनिंग होगा, वो मान के चलो कि नेक्स्ट ईयर, यानी कि 24 में, मे बी मई, जून या अप्रैल भी सपोज कर सकते हो। तो अप्रैल मई जून ये आसपास में आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट। अभी इस पर कुछ नहीं, क्योंकि अभी 21 वाले बैच का ही नहीं हुआ है। तो सबसे पहले 21 वाले बैच का, फिर आपका 22। और हमेशा कुछ जगह देखो पैरेलल बैचेस पहले भी चले हैं, तो पैरेलल सरकार चाहे तो ठीक है, आपको भी साथ में करवा सकती है। इतनी कैपेसिटी है हर जो भी ट्रेनिंग सेंटर है, क्योंकि अभी आज के डेट में ना वैकेंसीज रिलेटिवली लेसर हैं। इनिशियल कुछ टाइम में जैसे देखोगे 2010 11 ये सब में वैकेंसी अच्छा खासा थे। कुछ एक फोर्सेस में पैरेलल बैच चले हैं, वन रूम में दो दो कैंडिडेट्स को भी, खास करके मैं जैसे सीआरपीएफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सीआरपीएफ में था तो मुझे वहां का आइडिया है। तो वो उसमें टू टू कैंडिडेट्स को भी वन रूम में एकोमोडेट किया गया। लेकिन आज के डेट में है कि इनफैक्ट कैंडिडेट्स ही कम होते हैं, तो रूम्स खाली रहते हैं, तो आपको किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए है, जिनका प्रोविजनल में है वो आप अपना इंश्योर कर लो कि किस कारण से हमारा था और हमारा क्या हुआ सिचुएशन। और यदि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना है तो वो कर लो। और यदि किसी का जैसे ग्रेजुएशन का फाइनल डिग्री जो है वो अभी नहीं आया है, तो आप उनसे पूछ लो ये जो भी है कि हम कब तक सबमिट, और अपने यूनिवर्सिटी वगैरह से कहो, उनको आप बताओ कि मेरा रिजल्ट हो चुका है, मैं असिस्टेंट कमांडेंट हो चुका हूँ, मैं गैजेटेड ऑफिसर हो चुकी हूँ, तो मुझे जल्दी इशू कर दिया जाए ये सारी चीजें। तो वो आप कर लो। और जिनका नहीं है तो फोर्स एलोकेशन 3 मंथ्स के आसपास में होगा। और उसके बाद फिर पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस, चूंकि आपके पास आपने अपने डिटेल्स दिए हुए हैं, तो जो पुलिस वाले होते हैं वो आपको या तो कॉल करते हैं, या आपके गांव वगैरह में क्या होता है ना कि जो भी एक कांस्टेबल या फिर जो चौकीदार वगैरह, बिहार में जैसे चौकीदार होते हैं, तो वो आपको घर भी आकर के इन्फॉर्म करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट आया हुआ है, आप ये हैं। और वो बोलेंगे कि थोड़ा मिठाई मिठाई भी, मतलब ये है, वो समझ सकते हो आप कि ठीक है। तो आप जाओगे, डॉक्यूमेंट आपको वो वहाँ एक तरह से कि वो चेक करेंगे अपने फाइल वगैरह कि इस पर्सन के नाम से कोई केस वेस या कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो वो होता है। और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो उसमें से जून, मई जून के आसपास नेक्स्ट ईयर। अब कुछ और चीजें हैं कि आप लोग जो भी सिलेक्टेड हुए हो, मेडिकली फिजिकली फिट हो, आप रिटन क्वालिफाई किए, फिजिकल मेडिकल आपने दिया, और फिर आप इंटरव्यू दिए और सारे चीज में आप फिट हो। लेकिन किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है ना। सपोज आप कहीं जा रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट्स है, आई एम नॉट सेइंग दैट, जब मैं एक जनरलाइजेशन बोलता हूँ, कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं कि पता चला कि इंजरी हो गया, और ये तो नॉर्मली आपको, कोई आदमी कोई भी पर्सन है जानबूझ करके तो नहीं चाहता ना कि इंजरी हो जाए, लेकिन वर्स्ट केस में कभी कभी हो जाता है। तो ये सिचुएशन में आप, कोई भी कैंडिडेट, सपोज करो आप सेलेक्ट हो गए, आप उस समय फिट थे, कोई भी,
अब उसका किसी का इंजरी हो गया, उसके पैर ऐसे में चोट लग गई कि वो रनिंग नहीं कर सकता, तो फिर तो आप नहीं जा सकते हो ना। अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है, आपका अभी जो ये सिलेक्शन है वो फाइनल एक तरह से मेरिट वाइज हो गया है। लेकिन आप ये नहीं कहोगे ना कि अब हमारी जॉब गारंटेड हो गई है, किसी पर्सन का सपोज कोई इंजरी हो जाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाए, तो नॉर्मली जो होता है कि आपको मेडिकल बोला जाता है जब ज्वाइनिंग करने जाते हो। हमारे टाइम में तो ये सिचुएशंस था, ये भी अभी भी ये अब थोड़ा हो सकता है थोड़ा टफनेस किया जाए ये कि प्रॉपर तरीका से फिर से मेडिकल चेकअप। तो जनरली उस लेवल से नहीं होगा टफनेस में, लेकिन आपको बोला जाता है समटाइम कि हाँ या तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप के पास होना चाहिए या आपके पास फिटनेस। अब आप ट्रेनिंग करने जाओगे, तो ट्रेनिंग करने जाओगे तो आपको फिटनेस तो रहना होगा ना, फिट होना होगा। तो नॉर्मली अपने को फिट रखो। जब भी सपोज ज्वाइनिंग हो, अब एक तो आपको हो गया ना कि हमें इसमें जाना है, इस फोर्स में हमें जाना है और हमारी सिलेक्शन हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा ना रनिंग करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप एकदम रनिंग पे ही ध्यान दो, लेकिन 1 to 2 किलोमीटर्स आप डेली करते रहो। 1 to 2 किलोमीटर के लिए आप अपने को पुश करते रहो, थोड़ा थोड़ा करोगे तो वो आपका एक हेल्पफुल होगा फिजिकली। जितना ऐसे भी सपोज छोड़ो कि किसी को ज्वाइन नहीं भी जिसको करना है, यानी कि जो फोर्स में नहीं भी है, वो भी अपने को फिट रखते हैं, वो भी जिम जाते हैं, वो भी रनिंग करते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जिम जाओ, लेकिन आप रनिंग करो। रनिंग सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। रनिंग करो, साइकिलिंग करो, या जो भी कुछ करते हो फिजिकल में। जिम जाते हो तब तो कोई ये दिक्कत नहीं है, या जिम नहीं जाते हो तो आप रनिंग करो सुबह, स्विमिंग वगैरह यदि आप शौक है तो वो करो, साइकिलिंग करो, या कोई स्पोर्ट्स वगैरह जैसे आप कुछ लोग हैं क्रिकेट, इंडिया में क्रिकेट का बहुत क्रेज है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, या बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जो भी आप आउटडोर गेम यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी वाली गेम है जिसमें आपको फिजिकल स्टेमिना की जरूरत होती है, तो कोई भी स्पोर्ट्स यदि खेलते हो तो फिर आपको रनिंग की भी, क्योंकि फिजिकल जैसे आप सपोज करो कि आप वॉलीबॉल ही खेल रहे हो तो आपको एक्टिव रहना है, फुटबॉल खेल रहे हो एकदम एक्टिव रहना है, हॉकी खेल रहे हो एकदम एक्टिव रहना है, क्रिकेट खेल रहे हो एक्टिव रहना है, सो या बैडमिंटन ही खेल रहे हो तो आपको एक्टिव रहना है। तो जो भी आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो तो उसको करो। ये कोशिश करो कि जो भी चीजें हैं फिजिकली फिट रहो, क्योंकि एक बार ना वजन बढ़ जाता तो ऐसा नहीं है कि आपको वो रिजेक्ट वहां करना है, लेकिन फिर वो चैलेंजिंग हो जाता है। और ट्रेनिंग में भी इंजरी होती है। ट्रेनिंग में इंजरी छोटे मोटे होते रहते हैं, बहुत लोगों के हो जाते हैं। ये इस वजह से कि हम लोग फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं उतना, फिर अचानक ट्रेनिंग में जाते हो, डे डे टू डे आपको चीजों को करना पड़ता है। तो ये इन चीजों का ध्यान रखो। तो बहुत सारा चीज है कि आपके तरफ से अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन चीजों को ध्यान रखो, चीजों को करो। और उसके बाद भी मोटा मोटे तौर पे जो मैंने चीजें थी वो मैंने डिस्कस किया। उसके बाद भी किन्हीं का भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आइदर 21 के हो, 22 के हो, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। आपके पर्सनल क्वेश्चंस होंगे तो मैं मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन नेचर के होते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। स्टे कनेक्टेड। जो भी कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें होती है आइदर ज्वाइनिंग से संबंधित या कुछ, तो वो मैं चीजें अपडेट करता हूँ एज ए वीडियो के फॉर्म में, या आप पे किसी से भी जुड़े रहो, आप लाइक माइंडेड जो भी पर्सन हैं वो उनसे जुड़े रहो जो इस फील्ड से हैं, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते रहती है। ओके, थैंक यू।